तो आज आप लोग आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये इंटरमीडिएट का वो चैप्टर है जिसके अंतर्गत आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंटरमीडिएट की परीक्षा में फंसने के चांस है, आने के चांस हैं। और ये वैसे तो दिखाते हैं सिलेबस में 18 नंबर का जरूर आता है और आपको ज़्यादा तक जाता है इससे रिलेटेड। तो इसका परिचय, पूर्ण परिचय आज हम आप लोगों को देंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आनुवांशिकी होता क्या है। आनुवांशिकी होता क्या है? तो आनुवांशिकी, आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। अब फिर सवाल आता है कि आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता की परिभाषा ये बताई गई है कि प्रत्येक बहुत अच्छा बता रहे हो, प्रत्येक जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनके संतानों में माता पिता अर्थात उनके संतानों में ये गुण संचरित होते रहते हैं। उनके संतानों में गुण संचरित होते रहते हैं। अब आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता में बताया गया है कि वे गुण जो पूर्वजों से या माता पिता या मतलब जो तुम्हारे पूर्वज है, आपके पिताजी को वो गुण बाबा से मिले, पिताजी के गुण आप में आए, तो जो माता पिता से या पूर्वजों से नई पीढ़ी को गुण मिलते हैं, इसी गुणों का ट्रांसफर, गुणों का मिलना ही कहीं न कहीं ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता कैसे होता है, क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है, इसके जिसका जो अध्ययन कराता है उस विज्ञान को कहते हैं आनुवांशिकी। समझ में आया? तो अब तुमको हम बता दें, आनुवांशिकी को ही इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ये कभी कभी पूछ देगा, जैसे ये नहीं पूछेगा कि आनुवांशिकी क्या होता है, पेपर में पूछ देगा व्हाट इज जेनेटिक्स, तब क्या बताओगे आप? तो वो बात एक ही है कि वो जेनेटिक्स का मतलब जेनेटिक्स वह विज्ञान है जो आनुवांशिकता का अध्ययन कराती है। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसके द्वारा माता पिता या पूर्वजों के लक्षण नई पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं या परिवर्तित या आते हैं, है ना? तो जेनेटिक्स जब आप लोगों ने जाना, तो जेनेटिक्स जो ये गुण जो होते हैं ये डीएनए और जीन के सहारे परिवर्तित होते हैं। डीएनए की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी कही जाती है? जीन। सबसे छोटी इकाई जीन और सबसे बड़ी इकाई डीएनए। तो सबसे बड़ी इकाई डीएनए और सबसे छोटी इकाई जीन। जीन ही ऐसा वो एक कारक है जिसके सहारे या जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होता है। ये बात जो है, ये बात किसने बताई, कब बताई, कैसे बताई, कैसे इसका आप लोगों को ज्ञान हुआ? भाई एकदम थोड़ा पहले ये चीज नहीं पता थी। 1822 सन आया। क्या आया? 1822 सन आया और इस दिन जुलाई महीने में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल स्वयं से पहले से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और फिर जब ये पढ़ने लिखने के बाद में फिर इनको एक चर्च का पादरी बनाया गया। क्या बनाया गया? पादरी का मतलब जैसे हिंदू में पुजारी कह लो, है ना, बौद्ध धर्म में भिक्षुक कह लो, भिक्षु नहीं होते हैं। और इसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है? पादरी होते हैं जो चर्च के पुजारी होते हैं। और जहां पे ये पादरी बनाए गए उस स्थान का नाम था ब्रून। क्या नाम था? ब्रून नाम था। अब ये पादरी बन गए। पादरी लोगों का सिर्फ यही
काम होता है कि वो उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और खाली समय में प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो वहीं पर बहुत जैसे मंदिर मंदिर होते हैं तो वहां उसकी जगह भी तो बहुत होती है। तो उसी स्थान जो चर्च था उसके आसपास इन्होंने इनके मन में आया कि लाओ ऐसा ऐसा खोजा जाए कि कैसे एक दूसरे के गुण एक दूसरे में चले जाते हैं। जैसे माता पिता की आंखों का कलर, बालों का कलर है, फेस कट, ये कैसे चला जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले बहुत विचार टेस्ट करने के बाद में इन्होंने मटर के पौधे को चुना जिस पर ये प्रयोग करना चाह रहे थे। किसको चुना? मटर के अच्छा, मटर के पौधे में गुणसूत्र बताइए और मटर को वैज्ञानिक क्या नाम से क्या पुकारते हैं? तो इसमें होते हैं गुणसूत्र 14 है ना, और हमने 16 लिखे। हमने सोचा देखे तुम लोग बताओगे सही इसका मतलब क्या है। सिर्फ मुकेश को पता था, बाकी लोग 16 लोग कहने लगे है ना। अच्छा 16 किसमें होते हैं? प्याज में होते हैं। ये गुणसूत्र वाला हमने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, फिर भी तुम भूल जाते हो। और मटर में होते हैं कितने? 14। अच्छा कभी कभी परीक्षा में ये दे देता है कि ग्रेगर मेंडल ने किस वनस्पति पर अपना अध्ययन किया, तो मटर दे, छोटी मीठी मटर दे या बागवानी मटर दे, तो वो एक ही बात होगी, जंगली मटर आप नहीं लगाओगे, है ना। तो मटर पे इन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग कब से शुरू किया? 1856 से। और कब तक किया? 1900 नहीं, 1863 तक किया। और जब 1863 में इन्होंने प्रैक्टिकल करते रहे, अध्ययन करते रहे, और जो भी अध्ययन करने के बाद इनको परिणाम मिला उसको इन्होंने नोट करते गए, अपना अनुभव और प्लस जो प्रैक्टिकल आया उसमें जो है निष्कर्ष निकला उसको नोट करते रहे। फिर इन्होंने वहां एक पत्रिका थी, पत्रिका में अपने सारे निष्कर्ष इन्होंने छपवाए। उस पत्रिका का क्या नाम था बताइए? एनिवल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ। ये एक पत्रिका थी, उसमें इन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। जो निष्कर्ष निकाले थे उनको निष्कर्षों को प्रकाशित कराया, लेकिन इनके निष्कर्षों को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। 1863 में छप तो गई, लेकिन उस समय इनको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार परीक्षा में इंटर में पूछा गया है कि इनके नियमों को, जिस समय ये जन्म हुआ था उसके बाद जब इनका मतलब जीवन काल था तब इनको प्रसिद्धि इनके नियमों के कारण क्यों नहीं मिली, और बाद में पूरा का पूरा आनुवांशिकी इन्हीं को नियमों पर आधारित है। तो उसके एक कारण, कई कारण थे। एक तो ये जो पत्रिका थी, पत्रिका ज्यादा प्रचलित नहीं थी, मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, अलोकप्रिय पत्रिका, प्रिय पत्रिका। अब जैसे कोई बहुत बड़ा फेमस पत्र हो, उसमें कोई अगर आप छपवाएंगे अपनी सूचना, तो उसमें ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा लोगों तक जाएगी। लेकिन ये जिस पत्रिका में इन्होंने छपवाया, अपना प्रकाशित करवाया, वो पत्रिका ज्यादा एक तरीके से क्षेत्रीय पत्रिका थी, तो जिसमें ज्यादा इनको हासियत नहीं मिल पाई। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इनका जो निष्कर्ष था उसमें वाणिज्यिक भाषा ज्यादा थी। कौन सी? ये आप लोग भूलोगे नहीं, वाणिज्य भाषा का प्रयोग अधिक किया इन्होंने। यद्यपि उन दिनों जीव विज्ञान में वाणिज्य अलग माना जाता था विषय, और जीव विज्ञान अलग माना जाता था, लेकिन इन्होंने वाणिज्य का संकेत कारक के रूप में नहीं, TTE आगे हम बताएंगे, YY और GG लिया, तो इन्होंने वाणिज्य भाषा का ज्यादा प्रयोग किया। इसकी वजह से इनके नियमों को उस समय ज्यादा ख्याति नहीं मिली। फिर कौन सा सन आया? 1884 आया। कौन सन आया? 1884। और जो ये थे कौन, इनकी हो गई डेथ। फिर 16 साल बाद 1900 में, कब? 34 साल में, कौन सन में? 1900 में इनके नियमों की वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैसे मतलब होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जुड़ जाते हैं। तब उन्होंने निष्कर्ष से निकाला कि कोई एक ऐसा होता है, किसमें? DNA, जो ये हमारी जो प्रक्रिया है, DNA में ऐसा एक कारक होता है, यानी जीन होता है, जिसके कारण से गुण ट्रांसफर होते हैं। फिर इनके नियमों को पढ़ा गया,
तब उन्होंने कहा ये तो बात हम आज कह रहे हैं, ये तो बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहले ही बताई थी, सिर्फ बात यह है कि हमने इसका नामकरण कर दिया जीन का, वाटसन जी ने कर दिया, लेकिन उन्होंने कारक लिखा था। तब इन्होंने सभी लोगों के समझ में आया कि मेंडल साहब जो चीज बता गए बिल्कुल वही बात आ रही है। तब से इनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता। किसको कहा जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, आनुवांशिकी का पिता या जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये किसे कहा जाता है? बोलो इतना पढ़ा है, इतने में कोई कंफ्यूजन? अब सवाल ये आता है कि ये पिता कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बताया, प्रयोग किया तो क्या प्रयोग किया? तब सबसे पहले तो ये है मटर के पौधे को, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मटर के पौधे को ही इन्होंने क्यों चुना? तो उसमें एक कारण ये आप लिखिएगा, मटर का पौधा प्राप्त होने में सुलभता होती है, मतलब प्राप्त जो है सुलभता से होता है ना। दूसरा कारण है इसका जीवन काल कम होता है, जीवन काल। अब जैसे मान लिया कोई बरगद पे ले लिया होता, प्रयोग करते तो जब तक बरगद वो एक पीढ़ी समाप्त होती तब तक तो पता नहीं, वो खुद समाप्त हो जाते। दूसरी बात है इसमें कई विभिन्न प्रकार के क्वालिटी होती है, विभिन्न प्रवृत्ति वाला होता है, प्रवृत्ति या किस्म वाला होता है, किस्म पौधा होता है। तो ये आप 2-4 वैरायटी इसकी लिखोगे कि मटर का पौधा ही क्यों चुना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइएगा उन्होंने क्या बताया। अब ये उन्होंने मतलब जो विभिन्न प्रकार के मटर के जो गुण थे, लक्षण थे, उस पे इन्होंने प्रयोग किया और फिर अलग अलग लक्षणों पर प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष आया उसको इन्होंने अपनी बुक में लिखा और बिल्कुल से हूबहू आज भी वो तथ्य जो है हमारे जीवन में बिल्कुल सही साबित होते हैं। तब पूछ दिया जाता है कि मटर के कितने लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया, कितने लक्षणों पर? 7 लक्षणों पर। क्या? 7 लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया। और मेंडल साहब ने यह भी बताया था कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वनस्पति में 2 प्रकार के होते हैं लक्षण, एक होता है प्रभावी और एक होता है प्रभावी। तो 7 लक्षणों पर कौन कौन प्रयोग किया है सभी बच्चे बताएंगे। लक्षण हो गया ये। अब प्रभावी लक्षण क्या होगा और अप्रभावी लक्षण क्या होगा? ये भी आती है, साड़ी कभी कभी बनाने को आ जाती है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो पहला लक्षण उन्होंने क्या लिया? बीजों की आकृति। ठीक है, बहुत अच्छा टर्म, बीजों की आकृति। अब प्रभावी लक्षण में, प्रभावी लक्षण को इंग्लिश में कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये देख लेना। अब इसको कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स, है ना। तो ये भूलना नहीं, इंग्लिश में पूछते हो तुम कहना है ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, है ना। इंग्लिश भी जानो। लक्षण को कहते हैं कैरेक्टर, प्रभावी को कहते हैं डोमिनेंट और अप्रभावी को। तो बीजों की आकृति प्रभावी में कैसी होगी? गोल, बिल्कुल मस्त होगा। जो प्रभावी होगा भाई, जब गोल होगा तुम्हारा चेहरा और चिकने होगे जब, तभी तो प्रभाव डाल पाओगे, हैं? तो बिल्कुल अपना ट्रिक एक बना लो, मतलब जैसा प्रभावी कैसा होगा, गोल और चिकना। अप्रभावी झुर्रीदार, झुर्री उड़ा रही तो प्रभाव का हुई है कुछ ना है, अप्रभावी रही है झुर्रीदार। अब दूसरा लक्षण कौन सा इन्होंने यूज किया? बीज का रंग। अब दूसरी देखो, पहला तो आपका किसी पर भी नजर पड़े, पहली आकृति पे ही पड़ती है, फिर कलर अलर देखा जाता है कैसा है। तो रंग कैसा है? प्रभावी रंग कैसा होता है? पीला। पीला मतलब गोरा, इतना पीला नहीं मतलब कि पीली हो जाए तब भी नहीं प्रभावी हो गए। पीला रंग क्या होता है? प्रभावी। अप्रभावी हरा। हरा उससे ज्यादा प्रभावी होगा, है ना। तो पीला हो गया प्रभावी रंग और हरा हो गया अप्रभावी। तीसरा उन्होंने कौन सा लक्षण चुना? पुष्प का रंग। बहुत अच्छा बता रहे हो, पुष्प का। अब इसमें प्रभावी क्या होगा? लाल। अप्रभावी सफेद। अब सफेद हो जाइए जब खून कमी हुई, और जब लाल लाल धरे हुई हो तब तो प्रभावी हुए करिए। देखो कितनी है, इसको बिल्कुल अपने चेहरे पे लो। चौथा फली की आकृति। फली जानते हो?
फली वो जो निकाह निकाह खाते हो मटर में। इस साल हम मटर बोआने वाले हैं, अगर बोई गई देखो, अगर सही सलामत कोई मिला तो फिर तुम लोग खाने आना। फली की आकृति तो कैसी होती है प्रभावी लक्षण में? चिकनी और सीधी। चिकनी और चिकनी और क्या बोले? सीधी सीधी सीधी। और अप्रभावी में बेटा संकीर्ण, मतलब छोटी आएगी तो कैसी हो जाएगी? अप्रभावी। पांचवा लक्षण कौन सा मेंडल ने चुना? फलों का फली का रंग। फलई फूलों का रंग। फूलों का रंग तो हो गया था, बीजों का रंग था, फलों का रंग। तो फूलों का रंग प्रभावी क्या होगा? हरा। और नहीं वो तो स्थित होगा। और अप्रभावी होगा, फूलों का रंग प्रभावी में हरा है, अप्रभावी में फली का रंग है। हाँ फूल फली हुई, फलों का। हाँ फल नहीं, फली अब पुष्प। तो इसमें फूलों का रंग या फली का रंग हरा होगा प्रभावी, अप्रभावी होगा पीला। अच्छा डिस्काउंट कभी मतलब कंफ्यूजन तब होता है जिसे देखो इसमें पीला आ गया, किसमें? फली के रंग में या फूलों के रंग में पीला हो गया अप्रभावी, और लेकिन बीज में, बीज के रंग में पीला प्रभावी है। इतना ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। छठवां आप बताइएगा। पुष्प की मतलब पुष्प आएगा कहाँ पे? तो प्रभावी अगर स्थित होगा तो क्या होगा? कक्षस्थ, मतलब नीचे से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अप्रभावी होगा तो अग्रस्त, मतलब आगे आगे आ जाए। वैश दो चाचियां, वैश जाओ चले जाओ। पौधे की लंबाई। अब आ गया पौधे की लंबाई। तो प्रभावी लक्षण क्या होगा? लंबा। प्रभावी क्या होगा? बौना। तो बारी बारी से इन्होंने 7 लक्षणों पर मेंडल जी ने क्या किया? प्रयोग किया। बारी बारी से प्रयोग। तो ये 7 लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया। अब आइएगा आगे देखिएगा। इतना यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। क्यों मिथिलेश, कोई है कंफ्यूजन? अब इन्होंने 2 प्रकार के, जैसे मान लिया एक लक्षण को लेकर जिसमें क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब समझते हो? संकर कराया, मतलब एक दूसरे की वैरायटी को मिक्स कराया। तो जो एक लक्षण को कराया गया क्रॉस, उसको एक संकरी कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एक संकरी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और 2 लक्षणों को जो मिलकर कराया गया है, हाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक लक्षणों को इन्होंने जब ये क्रॉस कराया तब जो निष्कर्ष निकल के आया वो इन्होंने अलग बताया। और 2 लक्षणों को मिलकर जो क्रॉस कराया, जो निष्कर्ष निकल के आया उसको भी बताया। तो सबसे पहले तो ये आप देखिएगा एक संकरी क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा इसमें एक लक्षण को लेकर इन्होंने क्रॉस कैसे कराया? जैसे मान लिया तुम लोग क्रॉस जानते हो, जैसे पहले इन्होंने कैसा कराया? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है? जैसे मटर का ये पौधा है, एक तरीके से मान लिया मटर का ये पौधा मान लिया, इसमें पुष्प आया। क्या आया? पुष्प आया। और इसमें भी पुष्प आया। अच्छा कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर अलग होता है और वर्तिकाग्र अलग होता है, लेकिन मटर के पौधे में पुंकेसर और वर्तिकाग्र एक ही में होता है। तो इन्होंने क्या किया? जो पराग, जिसमें पुंकेसर में पराग था, उसको अपने हाथ से किसी तरीके से वर्तिकाग्र पर रखा। तो इसको कहते हैं कृत्रिम परागण। मतलब कृत्रिम मतलब जो अपने हाथ से। अच्छा प्रकृति के द्वारा होता तो कीटों के द्वारा होता है परागण, और
वायु के द्वारा होता है। तो पहला जब मतलब पहली पीढ़ी थी उसमें इन्होंने परागण कराया कृत्रिम परागण, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में इन्होंने क्या कराया, स्व परागण, अपने आप परागण हुआ। फिर क्या हुआ एक लक्षण को, तब इन्होंने एक लक्षण वाला कराया। कैसे कराया कि जैसे हमने बताया वैसे परागण करा दिया। अब क्या है, बन गया मतलब भ्रूण बन गया। और भ्रूण बनने से जो निष्कर्ष निकला, मतलब जो संतानें यानी बीज बना, और बीज जो निकले उनका आप विवरण देखेंगे। तो इन्होंने क्रॉस कराया एक लक्षण वाले में किसका किसका, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। बाकी 6 क्वालिटी वही थी, मतलब बाकी 6 क्वालिटी जैसे पुष्प का रंग, बीज का आकृति, ये सब वही था, लेकिन अंतर सिर्फ था किसमें, लंबाई, पौधे की लंबाई और छोटी बड़ी थी। तो एक था लंबा पौधा, क्या था, लंबा पौधा, अब एक था बौना पौधा लिया। और उन्होंने देखा कि देखा इनका अगर क्रॉस कराया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो बौने वाले पौधे को उन्होंने स्मॉल टी से प्रदर्शित कर दिया, स्मॉल टी से प्रदर्शित किया, और जो लंबा था उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब क्रॉस कराएंगे, मतलब जब परागकण जाएगा वर्तिकाग्र पे, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक पी ये हो गई, एक पी ये हो गई। अब फिर इसमें क्या हुआ, एक इसका भी अर्धसूत्री विभाजन कराया, तो एक पी ये हो गई, एक पी ये हो गई। फिर इसका एक दूसरे का क्रॉस कराते हुए तब क्या देखिएगा, एक पी ये कैपिटल, तो एक हो गई कैपिटल और स्मॉल। ये बनाने को आता है फिगर। अब इसको इससे भी कराएंगे, कैपिटल और स्मॉल। फिर इसका इससे कराएंगे दूसरे वाले से, कैपिटल स्मॉल। फिर इसका इससे कराएंगे। तो ये क्या हो गई, पहली पीढ़ी। क्या हो गई, पहली पीढ़ी। अब देखिएगा इसमें जो प्रभावी लक्षण था लंबा था, अब प्रभावी लक्षण था कैसा था, बौना था। क्या था, बौना था। तो प्रभावी लक्षण आप देखिएगा सभी में कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, और सभी चार इसके बीज हुए, 4 पौधे हुए अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी में सब में कैपिटल टी है कि नहीं है। तब इन्होंने एक, और पौधे सारे क्या हुए, लंबे हो गए, चारों पौधे लंबे हो गए। तब मेंडल ने सोचा कि इसमें गुण तो विद्यमान है बौने का भी, लेकिन सभी पौधे लंबे ही क्यों हो गए। तब उन्होंने एक यहाँ पर निष्कर्ष निकाला। पहला नियम उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम। उन्होंने बताया कि यदि एक पौधे में या एक ही शरीर में लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दोनों विद्यमान होते हैं, तो जो प्रभावी लक्षण होता है उसके आगे अप्रभावी लक्षण का प्रदर्शन नहीं होने देता। मतलब अप्रभावी जीन में तो होगा, मतलब जीन में तो होगा, जीनोटाइप अभी बताएंगे आगे, लेकिन दिखाएगा नहीं। तो दिखे सभी लंबे, यद्यपि जीन में अप्रभावी लक्षण का भी अंश विद्यमान था, जीन विद्यमान था। समझ रहे हो। तो ये क्या आ गई आपकी, इसमें क्रॉस कराने के बाद जब पहली पीढ़ी अर्थात द्वितीय पीढ़ी का अंतर्गत, फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार और इनका क्रॉस कराया, इनमें से कोई दो लेकर, अर्थात अब द्वितीय तृतीय पीढ़ी हो गई। तब लीजिएगा इनमें से 2, जैसे एक कैपिटल ये, एक ये, ठीक, एक कैपिटल ये और एक स्मॉल, ऐसे ही तो था। मतलब चार थे, लेकिन 2 ले लो, इनका क्रॉस कराओ, 2 का कराओगे तो ऐसे आएगा। अर्धसूत्री विभाजन किया, क्या हो गया, टी कैपिटल और स्मॉल टी, और फिर टी कैपिटल और स्मॉल टी अर्धसूत्री विभाजन करने पर, है ना। अब कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक ये हो गया। अब इससे इसको क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये 2 हो गए दोनों से, अब इसको मिलाओ और इसको मिलाओ। अब इन्होंने देखा जो तीसरी पीढ़ी आई उसमें एक तो बिल्कुल शुद्ध लंबा हुआ। शुद्ध लंबा क्यों, क्योंकि इसमें अप्रभावी लक्षण 3 उत्पन्न, मतलब मिश्रित ही नहीं है, कैपिटल टी दोनों है। तो ये क्या है, शुद्ध लंबा। ये हो जाएगा अशुद्ध
अशुद्ध लंबा क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण विद्यमान है, तो लंबा तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें अप्रभावी लक्षण का भी जीन विद्यमान रहेगा। तो अशुद्ध लंबा हो गया। ये हो गया कैसा? अशुद्ध लंबा, अशुद्ध, और ये शुद्ध बौना। ठीक, ये शुद्ध लंबा दिखेगा, लंबा दिखेगा भी, और जीनोटाइप रूप से भी क्या होगा? शुद्ध ही होगा लंबा। ये वाला दिखेगा लंबा लेकिन जीनोटाइप रूप से शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। ये भी जीनोटाइप से अशुद्ध होगा, दिखेगा। तो अगर देखा जाए लंबे पौधों का फिनोटाइप, मतलब इसका फिनोटाइप देखा जाए, क्या देखा जाए? फिनोटाइप देखा जाए, तो इसका अनुपात कितना है? कितने पौधे लंबे दिखेंगे? 3 दिखेंगे। अब एक क्या दिखेगा? तो फिनोटाइप मतलब दिखने वाली संख्या लिखी जाती है, तो फिनोटाइप इनका अनुपात क्या होगा? तुमसे पूछेगा कि मेंडल का एक संकरी जो क्रॉस था उसमें तृतीय पीढ़ी का फिनोटाइप बताओ, तो 3:1। और जीनोटाइप दूसरा होता है जीनोटाइप, दिखने वाला नहीं, जीन में जो उपस्थित हो। जीनोटाइप क्या होगा? एक होगा लंबा, 2 होंगे अशुद्ध, और एक होगा बौना। तो ये हो गया जीनोटाइप और हो गया फिनोटाइप। तो एक संकरी क्रॉस हो गया। अब इनका चाहे बारी बारी, जैसे अब ये शुद्ध लंबा पौधा है, इसको आप चाहे इतनी बार अर्धसूत्री विभाजन करके इसको आप क्रॉस कराते रहो, ये लंबा ही होगा। जो अशुद्ध पौधा, ये जो शुद्ध बौना है, ये आप चाहे जितनी बार अब क्रॉस कराओ बौना ही रहेगा। क्या होगा? अब ये वाले जो अशुद्ध वाले हैं, इनका तो क्रॉस ऐसे ही तो भी करा रहे थे, तो फिर वही रिजल्ट आएगा, है ना? फिर शुद्ध पौधे निकलेंगे, फिर अशुद्ध निकलेंगे, फिर 2 वैसे निकलेंगे, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो तुम लोग देखते होगे कुछ लोग ऐसे परिवार भी होते हैं, उसमें आधे बहुत लंबे, आधे वो है परिवार में छोटे। तब लोग क्या करे, ये भाई कैसे लगन नहीं होता है, ऐसा तुम रिजल्ट देखते होगे। वो यही खिचड़ी पकती है इसी के कारण, है ना? तो ये हो गया कैसा? एक संकरी। अब यहीं पे देख लो 2 संकरी क्रॉस, क्या देखोगे? 2 संकरी क्रॉस। द्विसंकरी क्रॉस में इन्होंने 2 लक्षणों को लेकर, कितने लक्षणों को लेकर? 2 लक्षणों को लेकर जो है क्या कराया? क्रॉस कराया। अब 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस जब इन्होंने कराया, तब उसका जो रिजल्ट आया वो देखिएगा। इन्होंने कौन कौन सा मतलब पौधे लिए? तो पहला तो लिया फली की आकृति, एक लक्षण लिया क्या? फली की आकृति। और दूसरा लक्षण क्या लिया? बोलो। है? बीजों का रंग, बीजों का रंग, समझ गए? अब प्रभावी पौधे में फली की आकृति क्या होगी? गोल। बीज की आकृति जो होगी क्या होगी? फली की नहीं, बीज की आकृति 2 ले लो। बीज की आकृति क्या होगी? गोल। और वैसी क्या होगी अप्रभावी में? झुर्रीदार। ठीक। बीजों का रंग क्या होगा इसमें? पीला। और इसमें हरा। ठीक है। अब बाकी लक्षण इसमें जो थे वो सब समान थे, लेकिन 2 लक्षण इसमें जो है कैसे थे? भिन्न भिन्न थे, असमान थे। तो दोनों लक्षणों को क्रॉस कराया, तो इन्होंने गोल वाला जो था उन्होंने कर दिया कैपिटल आर। क्या कर दिया? कैपिटल आर। और जो अप्रभावी लक्षण था झुर्रीदार, उसको कर दिया स्मॉल आर। इसमें पीले को कर दिया वाई कैपिटल, और इसमें स्मॉल आई। अब इसका क्रॉस कराओगे, इसका क्रॉस बहुत लंबा होगा, है ना? इसका क्रॉस बहुत लंबा होगा। आप हमें क्रॉस करके इसको दिखाओगे कैसे? मतलब उस पे कमेंट में करके दिखाओ या कैसे भी दिखाओ। और जब ना हो पाए आपका द्विसंकरी क्रॉस लंबा होगा, जब ना हो पाए तो आप बताइएगा, तो हम बता देंगे।
ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, तो ये दो संकरी लक्षण बताए, इसमें इन्होंने जो नियम 3 बताया वो बहुत जरूरी है। ये दो डाई हाइब्रिड का क्रॉस करके देखना और बताना, और जो प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया, इन ये एक संकरी क्रॉस और 2 संकरी क्रॉस पर जो है इन्होंने जो नियम बताए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और अपव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता का नियम सबसे पहले आप देख लीजिएगा, कभी कभी आता है प्रभाविता का नियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। भूलोगे तो नहीं? प्रभाविता का नियम अगर लिखने को आ जाए क्या लिखोगे इसमें, बोलिएगा? इसके मेंडल ने एक जोड़ी के विपरीत लक्षणों का एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाले पीढ़ी में उपस्थित होने वाले लक्षण प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावी हुए। अब इसमें क्या है, एक जोड़ी मतलब विपरीत लक्षण लिए, बौना और लंबा दिखाया हमने तुम्हें। तो पहली पीढ़ी में उसने बताया कि क्या हुआ कि सभी लक्षण जो थे वो प्रभावी आए, अर्थात जब 2 गुण मिलते हैं प्रभावी और अप्रभावी तो प्रभाविता का नियम अर्थात प्रभावी लक्षण का ही प्रभाव होता है और अप्रभावी लक्षण जो है छिप जाते हैं। तो पहला तो ये आया। दूसरा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया? दूसरा ये नियम जरूर देखो, मेंडल से क्वेश्चन ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा इन्होंने दिया क्या? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का, इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें क्या बताया, बोलिएगा, बताओ कि पढ़ाया नहीं क्या? इस नियम के अनुसार, बहुत सही परिभाषा दे रहे हो, इस नियमानुसार युग्मकों मतलब मिलने वाले 2 अंडाणु बीजाणु, हाँ, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों। अब देखो कभी कभी ये आ जाता है कि मेंडल ने जीन को अपने समय में जीन नहीं कहा था, जीन जो है सबसे पहले जोहानसन ने कहा था। अब इन्होंने कहा था कारकों। इन्होंने कौन सा शब्द दिया? तुमसे पूछेगा कि अपने समय में मेंडल ने किस नियम से क्या जीन को कहा था, क्या बताया, नाम दिया था, तो इसको कहा था कारकों। तो इस नियमानुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़ों के कारक अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तुमने तीसरी पीढ़ी में देखा, बौने अलग हो गए, शुद्ध एक लंबा आया, एक शुद्ध बौना आया, 2 अशुद्ध आए, तो अलग अलग हो जाते। ये क्या है? पृथक्करण का नियम। अच्छा, जो दूसंकरी क्रॉस है उसमें आप ये लिख लीजिएगा, लिख लो, उसमें जो पौधे आएंगे जीनोटाइप वाले, फिनोटाइप वाले, वो बता रहे हैं। फिनोटाइप में पौधे आएंगे 9 कौन? गोल और पीले, मतलब गोल बीज होगा और पीला बीज होगा। कितने आएंगे इसमें? 9 आएंगे। अब इससे हम बता रहे हैं जिससे आपका वो समीकरण गलत नहीं होगा। और गोल और हरे वाले आएंगे कितने? 3 आएंगे। और झुर्रीदार और पीले आए 3 आएंगे। और झुर्रीदार और प्लस हरा जो आएगा वो आएंगे 3। तो ये अनुपात आना चाहिए, हाँ, झुर्रीदार और हरा आएगा 1। तो ये अनुपात उसका आना चाहिए, फिर हमें दिखाना बताना उसमें, है ना। तो ये होगा कैसा? द्विसंकरी क्रॉस।
तो अब आप प्रभाविता का नियम पढ़ चुके हैं, पृथक्करण का नियम आप लोगों ने जाना। अब सही सही लिखना, छोड़ना नहीं, इतना अच्छा बता रहे हैं। अब लास्ट नियम रह गया कौन सा? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये बहुत परीक्षा में पूछा गया। कभी कभी देखो, अभी पुलिस वाली भर्ती थी 2018, उसमें अभी जिसका प्रोसेस चल रही है, तो उसमें ये क्वेश्चन करा गया था कि मेंडल ने कितने नियमों को दिया? तो कितने नियम? 3 नियमों को दिया। कौन कौन? एक प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है वो आप जान चुके हैं, पृथक्करण का नियम, और एक स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यवन को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक, ये हो गया स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अब इसके नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियमानुसार कारकों के भिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाए जाते हैं। जीव में पाए जाते हैं, सॉरी, जीव में पाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र पूर्वक मिश्रित होकर नए रूप रंग के जीव बनाते हैं। मिश्रित होकर नए रूप रंग स्वतंत्र पूर्वक मिश्रित होकर नए रूप रंग के जीव बनाते हैं। अब इन्होंने तीसरा नियम बताया इसी कारकों के आधार पर, अपने प्रैक्टिकल के आधार पर, कि नेमा जब ये जोड़े मिलते हैं, विपरीत दिशा के भिन्न भिन्न जोड़े मिलते हैं, तो एक तो प्रभाविता नियम होता है, दूसरा पृथक्करण भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये मिक्स होकर के एक नई प्रजाति को जन्म दे देते हैं। तो इसी वाले, अगर तुमसे पूछा जाए ये हाइब्रिड मक्का जो आती है नई तरीके की है, देसी मिलके एक नई बन गई, तो ये किस वाले नियम को फॉलो करती है? अपव्यवन को नियम को फॉलो करती है। तो ये तो क्या थे? मेंडल के नियम थे। पूरा हमने आनुवंशिकी मेंडल के बारे में बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लें, बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे जो हम पढ़ाएंगे फिर वो दूसरे दिन बताएंगे। जैसे मेंडल का पिता किसे, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु इन्होंने किस पुस्तक में अपना वो बताया? अच्छा, एक संकरी क्रॉस का जो है जीनोटाइप कितना होता है? ये फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है 1:2, 2:1। जीनोटाइप में दिखेगा नहीं, जीन का मतलब होता है, फिनोटाइप में दिखने वाली बात होती है। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो, और इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है।